हाय गाइस, मैं शांतनु और इस हफ्ते मैंने देखी दो फिल्में बैक टू बैक। पहले हम बात करेंगे मैडक की, आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना स्टारर थामा की। मैं आपको बताऊंगा कि थामा में मुझे क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा, ईस्टर एग्स क्या है फिल्म के अंदर, और भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जो फिल्में हैं उनकी कहानी थामा की कहानी के साथ कैसे इंटरट्वाइन करी गई है और कैमियोस किन किन के हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट थामा। और मियां उसके बाद गुस्ताखी माफ चाहूंगा, लेकिन तशरीफ लाल करी जाएगी किसकी? एक दीवाने की दीवानियत की। बिल्कुल बेतकल्लुफी और तसल्ली से एक दीवाने की दीवानियत को छाती के बल नंगा बर्फ की सिल्ली पे लिटाया जाएगा, फिर तौलिए को ठंडे पानी में भिगोया जाएगा, फिर तौलिए को घुमा के निचोड़ के टाइट किया जाएगा और दे चटाचट चूतड़े थपेड़ी जाएंगी इस फिल्म की। ठंडे तौलिए के चाटों की गूंज ऐसी होगी कि इस फिल्म के डायरेक्टर मिलन मिलाप जावेरी के कानों में पूरे वीकेंड गूंजेगी। तो भैया दो फिल्मों का रिव्यू एक ही वीडियो में है, इसका मतलब है कि ये वीडियो होने वाली है लंबी चौड़ी। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं ऑनेस्टी से। तो थामा के बारे में सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि थामा का टीजर और ट्रेलर दोनों ही मुझे काफी अंडरवेलमिंग लगे। शायद वो इसलिए था क्योंकि जब आयुष्मान खुराना मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, ही वेरी एक्साइटेडली टॉक्ड अबाउट थामा। बट टू बी ऑनेस्ट, जब थामा अनाउंस हुई थी और साथ ही यूनिवर्स की और भी फिल्में इन लोगों ने अनाउंस करी थी, वहां से भी मेरी काफी उम्मीदें थी इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज के साथ। तो फिल्म शुरू होती है और आपको शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये जो वैम्पायर, ये जो बेताल आप इस फिल्म के अंदर देखेंगे, इनकी क्या कहानी है, इनकी क्या दुनिया है, ये कहां रहते हैं और कब से ये जीवित है। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और आयुष्मान रोल प्ले कर रहे हैं एक ऐसे रिपोर्टर का जो बहुत ही सेंसेशनलाइज तरीके से खबरों को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शॉट दिखाया जाता है जहां पे ये खुद ही एक बंदे को 50-60-100 रुपया देके एक भूत बना देते हैं, और वो भी एक अच्छा कॉमेडी का सीन है। फिर इसके बाद, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक जंगल में से कुछ रिपोर्ट करने के दौरान आयुष्मान खुराना पे एक भालू अटैक कर देता है और उसको बचाती है रश्मिका मंदाना। बस यहीं से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और स्नोबॉल होती है अगले 2.5 घंटे तक इनटू मल्टीपल अदर थिंग्स दैट यू वुड थॉरली एंजॉय। फिल्म के क्रिएटर्स ने राइट ऑफ द बैट शुरुआत में ही क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए एक मौत दिखाई है हिस्टोरिकली मॉन्यूमेंटल फिगर की। ये चीज मुझे इक्वल पार्ट्स क्रिएटिव राइटिंग भी लगी, फनी भी लगी कुछ हद तक, लेकिन एक जगह पे मेरे को ये भी लगने लगा यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। पर्सनली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म इन पर्टिकुलर। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म के राइटर, थामा के राइटर भी है मिस्टर निरेन भट्ट। निरेन ने मुंजिया स्त्री 2 और भेड़िया, ये तीनों फिल्में लिखी हैं और उन तीनों फिल्मों की कहानी भी आपको कई कई जगहों पे अच्छी लगेगी, कई कई जगहों पे खराब लगेगी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं इनकी राइटिंग में बहुत ज्यादा। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि निरेन शायद अपने पुराने पास्ट प्रोजेक्ट से सीखेंगे और यहाँ पे थामा की कहानी जो होगी वो कंसिस्टेंटली एलिवेट होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी अप्स एंड डाउन्स लेती है और कंसिस्टेंटली लेती है। कई कई जगहों पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन करेगी कहानी, कई जगहों पर बेवकूफी में घुस जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन वन हैंड कहानी आपको एक फील गुड फैक्टर देगी, आपको मजा आएगा फिल्म देखते हुए, लाइट हार्टेड लगेगी आपको फिल्म। बट ऑन द अदर हैंड, जस्ट बिकॉज ये एक हॉरर कॉमेडी है और अगर इसके साथ कॉमेडी का टैग अटैच्ड है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इसको बेवकूफी के एक दूसरे रेल्म में ले जाओ। फॉर एग्जांपल, ग्रिजली बेयर अटैक करता है आयुष्मान खुराना को। इंडिया में ग्रिजली बेयर्स होते ही नहीं। ग्रिजली बेयर आयुष्मान पे अटैक करके चला जाता है, रश्मिका उसको रेस्क्यू करके उसको कह रही होती है तू ठीक है, उसको उठता है और देखता है और हंसने लग जाता है उसको देख के। आयुष्मान मरते मरते बचा है भालू के हाथों। ना ही मेंटल कोई ट्रॉमा है और फिजिकल तो अगले दिन बस हाथ में कुछ वो प्लास्टर सा चढ़ा देते हैं, अगले दिन भैया वो जैकी चैन बना घूम रहा। इन बेवकूफियों को फिल्म के अंदर डालने की वजह से हुआ ये है कि कई जगहों पर जोक्स बड़े ही फैंटास्टिकली लैंड करते हैं और कई जगहों पे जोक्स कॉमेडी बिल्कुल ही फ्लैट है। आयुष्मान खुराना इज वेरी गुड इन द फिल्म, उसकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको जोक्स ही ऐसे दिए गए हैं यू वुड क्रिंज आउट एट प्लेसेस। आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को जबरदस्ती जोक्स से ठूसने के लिए, उसको हर दूसरी लाइन में जोक देने के लिए इन्होंने उससे कैरेक्टर में से बेसिक सेंसिबिलिटी को ही निकाल लिया है। आधे से ज्यादा टाइम आपको ये लगेगा कि यार इस कैरेक्टर को अपने सेंस ऑफ सराउंडिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रश्मिका आयुष्मान को उठा के एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहां पे सारे के सारे वैम्पायर्स अपना रिचुअल कर रहे होते हैं, तो पूरा का पूरा जो सेट लगा होता है वो रिचुअलिस्टिक तरीके से लगा होता है। अब इस सीन में आयुष्मान के कैरेक्टर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको दिखाई दे रहा होता है कि जहां वो खड़ा है उसके सामने एक बहुत ही भूतिया रेलिक है। जो लोग उसको सराउंड करके खड़े हुए हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि इसको कुछ समझ भी आ रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट होल शॉट ऑर्गेनिक एंड गेटिंग द कॉमेडी आउट ऑफ इट, वहां पे जबरदस्ती के जोक्स दे रखे हैं जो बेवकूफाना लगा मुझे। ये डिस्क्लोज करने से पहले कि वो एक वैम्पायर है, ये बताने से पहले आयुष्मान खुराना को रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मल्टीपल ऐसी चीजें करता
है जो किसी अंधे बहरे गूंगे को भी बता दे कि भैया ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। लेकिन आयुष्मान का कैरेक्टर प्रिटेंड करता रहता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ह्यूमन ही है, ओनली अप अंटिल द पॉइंट जब वो उसको बताती है कि नहीं वो ह्यूमन नहीं है। सबसे बढ़िया कैरेक्टर और सबसे बढ़िया कॉमेडी जिसकी लैंड करी है फिल्म में वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन कंपैरिजन टू द अदर कैरेक्टर्स इन द फिल्म नवाजुद्दीन का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन उनको जितने भी कॉमेडी डायलॉग्स दिए गए हैं वो सारे मैक्सिमम लैंड करे हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ, बरसों से कैद एक बेचारा हूँ। I wanted to see more of नवाज in the film। परेश रावल जी की भी अनमैच्ड कॉमिक टाइमिंग है और फिल्म में उनके कुछ जोक्स बहुत बढ़िया लैंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ जोक्स बिल्कुल ही बेवकूफाना है। अंडे का ऑमलेट बन सकता है, पर क्या ऑमलेट का अंडा बन सकता है? मुझे पता नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आयुष्मान खुराना के फादर साहब का रोल प्ले किया है परेश रावल जी ने और इनका सरनेम होता है गोयल। तो कुछ कुछ शॉट्स में ना वो अपने बेटे को ओ गोयल कहाँ जा रहा है, अरे गोयल सुन ले। एक बाप अपने बेटे को अपने सरनेम से क्यों बुलाएगा और ये फनी कैसे है? गोयल तेरे पंचिंग मशीन जैसे दांत दिखा। परेश जी को तुम कोई भी जोक दे दो, कोई भी डायलॉग दे दो, वो उनको फनी बना के दिखा देंगे। बट इनको क्या लगा कि लप्पू सा है, वो लप्पू सा सचिन नहीं आया वो मीम जो वायरल हुआ था 2023 में, वो दे देते हैं। लप्पू सा आलोक तो है हमारा, लप्पू सा आलोक है, जिंगुर सा लड़का, इसमें है क्या? मतलब राइटर्स की क्रिएटिविटी इस हद तक मर चुकी है कि 2-2 साल पुराने मीम्स, और इनको ये नहीं अकल की मीम्स जो होती है उनकी लॉन्जेविटी होती है, एक सर्टेन शेल्फ लाइफ होती है। अगर 2 साल पहले वो मीम था तो इंटरनेट एज के हिसाब से तो भैया 1 महीने में ही खत्म हो जाते हैं मीम्स। बहुत कम मीम होते हैं जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रिमेंबरेबल होते हैं। इनको लगा कि 2023 का मीम उठा के आप डाल देते हैं वो भी फनी होगा, वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगा। वो डामियो गर वाला भी जो ट्रेंड चला था ना वो भी उसमें उठा के डाल रखा है। पता नहीं हाउ डू दे थिंक दैट दिस इज फनी। मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ। पहले की कॉमेडी फिल्मों से कट के मीम बनते थे, अब मीम कट के कॉमेडी फिल्मों में डाले जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही इसी राइटिंग में ऐसे ऑर्गेनिक जोक्स क्रिएट करने में हर किसी को आउटशाइन करते हैं आज तक राज एंड डीके, जो स्त्री 1 की मेकिंग में इन्वॉल्व थे। स्त्री 1 की कॉमेडी देख लेना और स्त्री 1 के बाद हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जितनी भी फिल्में आई हैं उनकी कॉमेडी देख लेना। राज एंड डीके की जितनी भी कॉमेडीज आप उठा के देख लो, गो गो गॉन भी देख लो, स्त्री 1 भी देख लो, आपको लगेगा कि उनके कैरेक्टर्स ना सिचुएशनली बहुत अवेयर हैं। वो जो पूरी की पूरी कॉमेडी क्रिएट हो रही है वो आसपास के एनवायरमेंट में से हो रही है। जबरदस्ती किसी भी कैरेक्टर को कॉमेडी जोक्स नहीं दिए जा रहे। तो मुझे कॉमेडी देख के तो यही लगा कि ये ओवरऑल कॉमेडी को बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने ना पता नहीं क्यों मासेस को अपील करने के लिए बहुत ज्यादा डम डाउन कर दिया कॉमेडी को। लेकिन इतना ज्यादा डम डाउन भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला क्रिंज हो जाए। लगभग 150 करोड़ के बजट पे ये फिल्म बनी है, लेकिन इसमें जो वीएफएक्स है, जब मैंने इसका टीजर और ट्रेलर टीवी पे देखा था तो वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड लग रहा था। बट जब आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जितना बजट है उस हिसाब से तो बढ़िया है। लेकिन हाँ, निरेन ने एक जगह लिखाई में बहुत बढ़िया काम किया है और वो ये है कि भेड़िया की कहानी को थामा की कहानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से जोड़ा है। फॉर द सेक ऑफ इट कैमियो नहीं है। भेड़िया का जो कैमियो है ना, वरुण धवन का जो कैमियो है फिल्म के अंदर, अगर मैं ज्यादा बताऊंगा उसके बारे में कि उसके आगे क्या होता है पीछे क्या होता है तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। मैं इतना बता देता हूं कि इन रीसेंट मेमोरी इससे बढ़िया कैमियो मैंने नहीं देखा। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है और दोनों आयुष्मान और साथ ही वरुण ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पार्ट्स प्ले करे हैं इस कैमियो में। ओवरऑल फिल्म का जो पहला हाफ है मुझे ऐसा लगा कुछ खास नहीं है, मच बेटर हो सकता था। इसी लिखाई से बेवकूफाना हरकतों से भरा हुआ है, क्रिंज जोक्स दिए हुए हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है किसी भी कैरेक्टर को, ये बहुत बेटर हो सकता था। लेकिन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म डज मेक अप फॉर द फर्स्ट पार्ट और कहानी काफी इंटेंस हो जाती है और कॉमेडी भी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है पहले हाफ से सेकंड हाफ में। बिट्स एंड पीसेस में ही सही, लेकिन कहानी बहुत अच्छी तरह, फोकलोर जो है इन पूरे के पूरे वैम्पायर्स, इन बेतालों के पीछे, उसको काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा गया है, हर किसी को समझ आएगा। वैम्पायर और बेतालों में डिस्टिंक्शन बताई गई है, फर्क बताया गया है, विच आई पर्सनली लाइक्ड वेरी मच। क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितना भी ड्रैक्युला या वैम्पायर के बारे में चीजें देखी हैं वो सारी हॉलीवुड ओरिजिनेटेड स्टोरीज हैं, जहां पे कुछ चीजें स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि अगर एक ड्रैक्युला है, वैम्पायर है, तो वो शीशे में दिखेगा नहीं फॉर एग्जांपल। लेकिन यहां पे आपको बताया जाता है कि बेताल अलग कैसे हैं वैम्पायर से। कालीमा, रक्तबीज और बेतालों के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है। इनफैक्ट द होल कालीमा एंड रक्तबीज एंगल वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इन द एंटायर फिल्म। ऐसे ही कहानी बढ़िया चल रही होती है, मजा आ रहा होता है आपको देखने में, हंसी भी आ रही होती है, सेंस भी बन रही होती है, कॉमेडी भी हो रही होती है, लेकिन फिर ये बेवकूफी कर जाते हैं। रश्मिका मंदाना इज द सिंगल बिगेस्ट मिसकास्ट इन दिस फिल्म। उसकी जो तमिल की हिंदी है ना भाई, वो मेरा कानों में दर्द करने लग जाती है। मुझे एक चीज नहीं समझ आती, इनको पूरे बॉलीवुड में कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली जिसको हिंदी ठीक से बोलनी आती हो। नाटक मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत बेटर एक्ट्रेसेस हैं रश्मिका से। मेरे को इस पूरे रोल में सान्या मल्होत्रा एकदम जचती दिख रही थी। और 80% ऑफ द फिल्म में रश्मिका के कपड़े डिवाइडेड बाय 2 हैं फॉर नो रीजन एट ऑल।
आधी से ज्यादा पिक्चर में 2 साइज छोटा ब्लाउज पहना है, साला ब्लाउज कम स्पोर्ट्स ब्रा ज्यादा लग रही थी। अभी ऐसा लग रहा था कि दिलजीत का गाना सुन चलेगा और जुम्बा करना शुरू कर देगी। और मोहतरमा की साड़ी का पल्लू तो सीट बेल्ट की चौड़ाई से भी पतला पल्लू, इतना सारे ले क्यों रखा है इसे। जंगल में लड़ रही है, दांत निकल आए भैया, ड्रैकुला बन गई, मारपीट हो रही है, चीर फाड़ चल रही है, लेकिन मेकअप ऑन पॉइंट। रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी इतनी खराब और क्रिंज है थ्रू आउट द फिल्म की मुझे लगा भैया ये एक दीवाने की दीवानियत में होनी चाहिए थी, थामा में नहीं। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, हमारी दुनिया बहुत अलग है। जस्ट व्हाई डू वी हैव टू हैव रश्मिका मंदाना इन एवरी अदर फिल्म? इतनी तो हॉट भी नहीं है यार वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक सीक्वेंस में तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता और चलते चलते फिल्म कश्मीर पहुंच जाती है। आयुष्मान रश्मिका खुराना को दिल्ली के एक नाइट क्लब में ले जाता है। ऐसा कहां पे है दिल्ली में नाइट क्लब? मेरी सारी जिंदगी निकल गई दिल्ली में। आउट ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल द थिंग्स दे कुड हैव डन बीइंग अ वैम्पायर यूनिवर्स, इन्होंने फिल्म के अंदर फोकस पता किस पे रखा है? 3 आइटम सॉन्ग्स पे, और तीनों का ही कोई भी सेंस नहीं बनता, उसको सिर्फ मुट्ठलों के लिए रखा है भाई। लास्ट में नोरा फतेही को वैम्पायर बना दिया भाई, इतना क्रिंज यार। नोरा मैं तुम्हारे से अपनी व्हाट्सएप मंगनी तोड़ दूंगा, मत क्या करो ये सब। आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि सचिन जिगर का म्यूजिक होने के बावजूद भी कोई भी गाना आपके सबकॉन्शियस में स्टिक नहीं करेगा। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कहानी से इन तीनों आइटम सॉन्ग्स का कोई लेना देना नहीं है। आयुष्मान खुराना इस रोल में अच्छे भी लगेंगे एंड ही हैज कैरीड द एंटायर फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स, ये कहना कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। आयुष्मान सर्टेनली डज ओन द कैरेक्टर इन द फिल्म, लेकिन जो चॉपी राइटिंग है दैट लेट्स हिम डाउन एट वेरियस प्लेसेस इन द फिल्म। स्त्री, मुंजिया, भेड़िया, इन तीनों फिल्मों का रेफरेंस और कैमियोस बहुत ही बढ़िया है फिल्म के अंदर। साथ ही जो क्लाइमैक्स है दैट विल टेक यू बाय सरप्राइज। मैंने नहीं सोचा था कि वो क्लाइमैक्स होगा। कहानी में कोई बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, जो आप सोचोगे वही होगा। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स और थ्रिल इस पूरी कहानी का जहां तक मुझे लगा, जहां तक मैंने देखा, यूएसपी नहीं है। फिल्म का जॉनरा हॉरर कॉमेडी है, लेकिन फिल्म में कॉमेडी ही कॉमेडी है। कोई बच्चा भी इससे नहीं डरेगा। हॉरर सिर्फ नाम के लिए ही है इसमें। फिल्म के विजुअल्स कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स या एक्सेप्शनल नहीं है, इनफैक्ट कहानी की तरह ही है। कई बार बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, कई बार बहुत ज्यादा डार्क टोन्स है, आपको समझ नहीं आएगा। और कई बार मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि हर जगह नियॉन घुसेड़ना इतना जरूरी क्यों होता है। एक नियॉन चीज इन्होंने हॉलीवुड से पकड़ ली है, एक्शन फिल्मों में भी वही लगा देते हैं, जॉन विक को देखा देखी, और ये साला वैम्पायर फिल्मों में भी इसमें भी नियॉन ठूसा हुआ है, क्यों? लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग थामा है विद योर फैमिली उसको मेक और ब्रेक करेंगे। आप अगर इसको अपने परिवार सहित देखेंगे तो ऑल ऑफ यू विल एंजॉय। थ्रू आउट वॉचिंग थामा मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स तो जरूर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन थामा देखते हुए मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट बॉलीवुड में मैडक जैसा एक प्रोडक्शन हाउस है जो ऐसी लीप्स ले रहा है टुवर्ड्स जॉनर जो अभी भी यही डोमिनेट कर रहे हैं, और बाकी ज्यादा लोग इसमें कुछ क्रैक नहीं कर पाए, कुछ अलग तो कर रहे हैं। थामा एक डिसेंट फिल्म है, आपको काफी मजा भी आएगा इसको देखने में, फील गुड फैक्टर भी है, लेकिन व्हेन यू लीव द थिएटर आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। आई होप दैट दे इंप्रूव दिस इन द फर्दर कमिंग फिल्म्स। मैं तो यही बोलूंगा कि जाओ और जाके देखो थामा, बिल्कुल देखो, सारे परिवार के साथ जाके देखो, मजा आएगा। मसाला से हटके, वो मसाला गोबर चप्पल छाप फिल्मों से हटके कुछ तो तुम्हारे को देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं एक दीवानी की दीवानियत पे। क्या फिल्म बना दी मियां, क्या चलचित्र उतार दिया, क्या डायलॉग लिख दिया, क्या तंबाकू छाप आशिकी दिखा दी। मजनू के टीले के पॉकेट मारों से लेके शकरपुर बस्ती के चेन स्नैचरों तक, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के जेब कतरों से लेके सीलमपुर के चप्पल चोरों तक, समयपुर बादलियों के गंजेड़ियों से लेकर मायापुरी के अफीमचियों तक, सारे इस फिल्म को देख के आस्की में पगला जाएंगे। इनको लगा ऐसी पिक्चर बना देंगे, ऐसी पिक्चर बना देंगे कि एक तरफ लड़के हो जाएंगे दीवानियत को देख के शराबी, और दूसरी तरफ लड़कियां इस पिक्चर में प्यार का रिज देखकर भैया बल्क में प्रेग्नेंट। एक दिया था कृष्ण जी ने श्राप अश्वत्थामा को, एक श्राप दिया था नारद मुनि जी ने विष्णु जी को, और अब एक मानव योनि की सुंडी पर श्राप दे मारा है असुर राज मिलन मिलाप जावेरी ने, जिसका नाम है एक दीवाने की दीवानियत। और इस श्राप के तहत अगर थिएटर में तुमने ये फिल्म 40 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर देख ली तो या तो पत्थर की मूर्त बन जाओगे, या तो वही भस्म होकर भभूत। ट्विंकल खन्ना की बातों से और रश्मिका मंदाना की हिंदी से ज्यादा भयभीत कर देने वाला मंजर है ये फिल्म। एग्जैक्टली यही डिजास्टर होता है जब आप एक फिल्म बनाते हैं एक ट्रेंड को जो चल रहा है उसको राइड करने के लिए। पहले सनम तेरी कसम रिलीज पर सुपरहिट हो गई, फिर शैयारा ने आशिकों की कच्चियां गीली कर दी, तो मिलन मिलाप जावेरी ने सोचा ये यहां इस खेत में हगूंगा मैं, और पिक्चर बनाने के नाम पे पात दिया गू। जैसे ही पिक्चर शुरू होगी तुम्हारी जद्दोजहद लड़ाई चालू हो जाएगी जीवित रहने के साथ। पिक्चर का पहला हाफ तुम जनरल वार्ड में भर्ती, अगले 30 मिनट आईसीयू में रवाना, और लास्ट के 30 मिनट में जीवन रेखा समाप्त। शुरुआत से लेकर आखिरी तक ये एक ऐसी फिल्म है जो कोई भी सेंस नहीं बनाती। रैंडमली पिक्चर शुरू होती है, एक 4-5 मंत्री कहीं पर
बैठे होते हैं, लेकिन फिर हीरो भाई साहब वॉक्स इन एंड उनको बैड एस लगना होता है। तो पता उनको क्या डायलॉग दिया है? मेरी माँ जब मुझे जन्म दे रही थी तो डॉक्टर ने मेरे बाप से ये पूछा कि एक ही बंदे को बचा सकते हैं, या तो माँ को या तो बच्चे को। तो मेरे बाप ने बोला कि माँ को बचा लो, और तब से मैंने अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अबे तूने कैसे सोचना शुरू कर दिया? तब तक तो तेरा प्लेसेंटा भी नहीं कटा था। फिर इंट्रोडक्शन होती है सोनम बाजवा की। सोनम बाजवा बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन का रोल प्ले कर रही है। तो अगर एक हीरोइन का इंट्रोडक्शन देना है एक फिल्म के अंदर, तो मिलन मिलाप जावेरी के हिसाब से वो कैसे दिया जाता है? बढ़िया हीरोइन बताया है हमने इसको। फिल्म के अंदर एक शॉट लगाते हैं जहां पे ये एक्टिंग कर रही है, जबरदस्त सा शॉट देगी और लोगों को इंट्रोड्यूस हो जाए कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ना। ऐसे थोड़ी करते हैं अच्छी एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस। हमें तो भैया इंट्रोड्यूस कराना है सोनम बाजवा को कपड़े डिवाइडेड बाय 2 करके पेंट में लगना चाहिए टेंट, तब होती है इंट्रोडक्शन। रैंडम सा इंट्रो आइटम सॉन्ग, ये बताने के लिए कि सोनम बाजवा कितनी डाउन टू अर्थ है, एकदम गाजर मूली की तरह जुड़ी हुई है धरती के साथ। एक शॉट लगा दिया जिसमें एक धोबी आता है सोनम बाजवा के घर, वो अपने कपड़े देती है इसको धुलने के लिए, और वो हैरान हो जाता है कि भैया मेरी किस्मत में भी आपका गंदे कपड़े धोना लिखा हुआ था। टू विच वो कहती है कि सुपरस्टार्स को भी तो लॉन्ड्री करानी होती है, गंदे कपड़े उनको भी अच्छे नहीं लगते पहन के। ओह माय गॉड, इतनी डाउन टू अर्थ सुपरस्टार यार, क्या लिखा है यार। क्यों था ये शॉट पिक्चर में? जो गांड मस्ती करी है पूरी की पूरी फिल्म में हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर ने। एक शॉट में सोनम बाजवा का कैरेक्टर पूछता है कि क्या तुम्हें फिल्में देखना पसंद है? इसका सिंपल सा आंसर हो सकता था, नहीं मुझे कुछ खास पसंद नहीं है फिल्में देखना, लेकिन गांड मस्ती तो देखो। गुलजार साहब सामने से फरमाते हैं उत्तर देते हुए कि मुझे फिल्में इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरे को कंपटीशन पसंद नहीं है। ये सुन के सोनम बाजवा कहती है तू पागल वागल हो गया क्या, इससे क्या मतलब बनता? टू विच ही सेज कि मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस का एक ही तो काम होता है, सपने दिखाना है। क्या मतलब क्या बना इस बात का? अच्छा, हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर क्या होता है? वो बेटा होता है एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन का, जो चाहता होता है कि हर्षवर्धन राणे का ना जो कैरेक्टर है वो सीएम के इलेक्शन के लिए लड़े, और वो उसी के लिए उसको पुश कर रहा होता है, उसकी इमेज बना रहा होता है पब्लिक में और ग्रूम कर रहा होता है उसको। लेकिन साहब की मस्ती तो देखो, पिताजी ने सब कुछ झोंक दिया कि बेटा चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन आशिक मोंटी पूरे शहर में ढोला करता फिर रहा है। किसका? आशिकी का। बाप कह रहा है चीफ मिनिस्टर बन जा, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। पर खेतरपाल जाता है लड़की के घर और कहता है मैं तेरे से शादी करूंगा, तू बस मुहूर्त चूज कर ले, खाना चूज कर ले और गेस्ट लिस्ट चूज कर ले, बाकी तू तो मेरी है। इट्स लिटरली हार्ड फॉर मी टू फैथम कि ये कहानी कितनी बुरी तरह से लिखी हुई है। अब मैं सुनाता हूं तुम्हें इस फिल्म के डायलॉग्स, क्योंकि इस फूके हुए तंत्र के जो तांत्रिक हैं मिस्टर मिलन मिलाप जावेरी, वो जाने जाते हैं अपने जमाल गोटा छाप डायलॉग्स के लिए। एक चीज श्रोताओं मैं आपको पहले बता दूं डायलॉग सुनाने से पहले कि एक भी डायलॉग जो मैं सुनाऊंगा कहीं पर भी कोई भी सेंस नहीं बनाता फिल्म में। एक शॉट में सोनम बाजवा का कैरेक्टर पूछता है हर्षवर्धन राणे से कि क्या तुम्हारे को हमेशा से पॉलिटिक्स में जाना था? तो वो आगे से कहते हैं शायद मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं, मेरे पॉलिटिक्स में ही खून है। इसका मतलब क्या हुआ? ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हो तुम मेरे से? फिर एक और डायलॉग गुटके की पीक की तरह थूक के मारा जाता है, और वो डायलॉग होता है पावर में जो पावर है वो और किसी चीज में नहीं। और जब हर्षवर्धन राणे साहब के कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा, तो वो डायलॉग मारते हैं रुक जाओ, मेरी मर्जी की मेरी मर्जी होती है। क्या होता है? मेरी मर्जी की मर्जी होती है। वाह क्या चुम्मा डायलॉग। एक शॉट में सोनम बाजवा को गुस्सा आ जाता है तो वो बोलती है तूने अभी तक औरत की चूड़ी की खनक सुनी है, अब औरत की सनक देख। मेरी तो गांड तम आ गई भाई देख के, ये डर लग गया। और फिर इलेक्शन की कैंपेनिंग भी तो करनी है, अगर प्यार मोहब्बत का लंडोला हो गया हो तो पिक्चर घूम फिर के वहां आ जाती, क्योंकि खुद भी भूल गए थे कि ये बीच में सीएम की कैंपेनिंग भी तो कर रहा है। होता रहता है, पिक्चर की कहानी तो है। तो एक पे डायलॉग बोला जाता है कि हर्षवर्धन राणे साहब कैंपेनिंग करते हुए बोलते हैं ये देश मेरे बाप का नहीं, मेरे बापू का है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए यार, इतना टैलेंट कहां मिलता है? कौन सी दुकान से लेके आए मिलन मिलाप जावेरी? और फिर अचानक से हमला होता है और तुम्हें पता लगता है, एक ट्विस्ट आता है, बाजू मरोड़ गुद्दी तोड़। मेरा तो चटक गया सब कुछ, ऐसे पूरी बाजू मुड़ गई मेरी इस ट्विस्ट में। मैं बताऊंगा ट्विस्ट कैसे आएगा, पहले बिल्डअप देने दो यार, मजा तो उसमें बिल्डअप देने दो। इतनी बढ़िया पिक्चर की कहानी है, थोड़ा सस्पेंस तो मुझे बनाने दो। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली चल रही होती है और वहां पे हजारों सपोर्टर बैठे होते हैं हर्षवर्धन राणे साहब की पार्टी के लिए, और वो अनाउंस करने वाले होते हैं कि नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट अपनी पार्टी से मैं होने वाला हूं। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली होती है। फिर ठाए देनी से कट लगता है और आपको दिखता है कि फ्रेम में सोनम बाजवा उस रैली के अंदर वॉक कर रही हैं, एकदम छोटी से भी छोटी जो साड़ी मिले वो पहन के, बिकॉज दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोथिंग टू कम अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो क्वार्टर में भी बिक जाते हैं। और सोनम को देखते ही हर्षवर्धन राणे साहब, जो अभी तक अपने आप को यह बता रहे थे कि मैं सीएम का कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनने वाला हूं, उसको देखते ही संदूक में रखी बंदूक साहब
की तैनात। फिर वो पोडियम पे चढ़ती है और एक दीवाने की दीवानियत दिखाते हुए हर्षवर्धन राणे साहब क्या करते हैं, उसको माइक दे देते हैं और कहते हैं जो मुंह फाड़ के बोलना है बोल, क्या होगा, मेरा बाप ही तो बर्बाद हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी, मैं सीएम ही तो नहीं बनूंगा, तू बोल खोल के दिल। अब जो वो बोलती है वो सुनने के लिए रेडी हो, रेडी हो, सोच लो रेडी हो, आर यू रेडी। सोनम बाजवा बोलती है कि आपके इस नेता ने मेरा जीना दूभर कर रखा है, मैं इससे प्यार नहीं करती, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी मर्यादा को लांगा है, तो मैं अपनी मर्यादा को बचाने के लिए आपके सामने एक शर्त रखती हूं और वो शर्त ये है कि अगले 7 दिन में जो भी इसको मार डालेगा मैं उसके साथ करूंगा। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, शी लिटरली सेज दैट आई विल हैव सेक्स विद एनीबॉडी हु किल्स दिस मैन। और अभी ये 4 शॉट पहले एक पिक्चर छोड़ के आई है क्योंकि डायरेक्टर ने इसको बोला था एक मासूम सा किसिंग सीन दे देना उसमें। और ये सुनते ही रैली में जितने लौंडे हर्षवर्धन राणे को वोट डालने के लिए आए तो वो खड़े हुए कहते हैं भैया की इसके इलेक्शन की भाड़ में गई इसकी पार्टी, हमारे को तो सेक्स करना है। और फिर शुरू हो जाते हैं रैंडम हमले, जानलेवा हमले हर्षवर्धन राणे पे। क्यों? क्योंकि अगर ये मरेगा तो जिसने उसको मारा वो सोनम बाजवा के साथ पलंग तोड़ भी तो खेलेगा ना। हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर पूरी पिक्चर में जेड सिक्योरिटी लिए हांडरा होता है यहां से वहां, लेकिन जब जब इन पे जानलेवा हमला होता है इनके जो जेड सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके छोला कुलचा ब्रेक होती है। हाँ तो गोली ही तो लग जाएगी साहब को, पहले बड़ा पाव खाते हैं ना यार। मेकर्स दिमाग से इतने पैदल है, एक जानलेवा शॉट पता है क्या बनाया हर्षवर्धन राणे को मारने का अटेम्प्ट होता है, पता है क्या है वो? हर्ष साहब का कैरेक्टर बैठ के रामलीला देख रहा होता है, तो रामलीला में से एक कैरेक्टर निकल के धनुष बाण से मारने की कोशिश करता है हर्षवर्धन राणे को। अबे कम से कम इतनी बुद्धि तो लगा लेते हैं कि वो प्रॉप्स होते हैं, वो असली का धनुष नहीं होता, थर्माकोल या गत्ते का बना होता है। जिनकी फैंसी ड्रेस जिसकी थी उसमें बंदूक ही रख के निकाल देते कि गोली मार दी। एक शॉट में हर्षवर्धन राणे की जान पे अटेम्प्ट होता है, उनको गोली लगती है कंधे पर, अगले ही मोमेंट वेरी नेक्स्ट शॉट में यहाँ पे पट्टी बांध के थोड़ा थोड़ा खून यहाँ लगा लिया और एक पट्टी यहाँ बांध ली, यहाँ तो चोट लगी नहीं थी। फिर इनकी जान के ऊपर एक और अटेम्प्ट किया जाता है और पता लगता है कि इनकी गुद्दी पर बोतल पड़ती है और पीछे एक पूरा चाकू पड़ता है। अगले शॉट में क्या होना था, निशान गायब भी तो होने थे। तुम्हें क्या लगता है वो कंटिन्यूटी दिखाते? कोई कंटिन्यूटी थोड़ी होती है इन पिक्चरों में। वो आगे वापस अपनी गुद्दी एकदम चमकती हुई लेके। एक कॉलेज का सीन दिखाया है जहां सोनम बाजवा के पिताजी एक कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं या फिर वहां पे अध्यापक होते हैं, तो वो एक लड़के को पकड़ लेते हैं क्वेश्चन पेपर चोरी करता हुआ और वो ना उसको थपेड़ देते हैं। तो लड़का आगे से कहता है तूने ठीक नहीं किया प्रोफेसर, अब मैं तेरे को बताता हूं। लेकिन वो जो लौंडा होता है वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं, 4 बच्चों का बाप लग रहा होता है। अरे बातों बातों में पिक्चर की कहानी बतानी भूल गया यार, मैं तुम्हें पिक्चर की कहानी बताता हूं। तो कहानी होती है ऐसी है कि हाय बोलो इसको, ये डॉली है मेरी बेटी, इसको डॉली बोलती है। तो भैया कहानी इसकी ऐसी है कि आप ठीक हैं देखने के बाद एक दीवाने की दीवानियत। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भैया वो चल रहा होता है, वो ये आवारा पागल दीवाना आदमी होता है भैया, आशिक लंपट आशिक आदमी होता है ये। तो बाप होता है भैया इनका चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद सोनम बाजवा एक बारिश में हो रही होती है, बारिश में प्यार व्यार हो जाता है। उसके बाद इसका ना ये जूते रिप्लेस हो जाते हैं, पता है ये अलग से जूते डल जाते हैं इसमें, बड़ी मतलब बहुत सारी तरीके के साथ में काफ़ी सारे। एनीवे तो आगे चलते हैं। वो उसके बाद सोनम बाजवा को बोलता है कि भैया तू मेरे से शादी कर ले, मैं पागल हूँ। अर्जुन पंडित बन जाता है बीच में, मैं मार दूंगा, पेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हर रोने के शॉट में जो आंखों में लालिमा लगाई है इन्होंने, पिंक कलर की आंखें हैं हर रोने वाले शॉट में, पिंक कलर की आंखें पूरी की पूरी पिक्चर में। हर्ष भाई साहब की या तो इस आंख से एक आंसू निकल रहा है या तो इस आंख से एक आंसू, पता नहीं डायरेक्टर ने क्या बोला इनको, दोनों आंखों से रोना मत, एक ही आंख से गिराना। उसके बाद क्या होता है, इसकी एक साथ में भी आई थी एक डॉल, तो वो डॉल एक साथ से किचन सेट बन जाता है साथ में, काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके बच्चे को भी चाहिए हो तो मैं लिंक डाल दूंगा, मांग लेना मेरे से। तो उसके बाद ये स्टेथोस्कोप भी उसी में आया था। तो उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद भाई पता लगता है कि ये तो अब पहले इसका बाप इसको कहता था कि आप बच्चे यार तुम्हें क्या करना है कहानी को जान के, क्या तुम्हें पिक्चर देखने जानी है क्या? पूरी की पूरी पिक्चर में चाहे कुछ भी हो हर्षवर्धन साहब का एक ही एक्सप्रेशन रहा है, The funny thing is that he is a very capable actor। पता नहीं क्या कराया है मिलन मिलाप जावेरी ने मेरे भाई से, इतना नकली रोना है पूरी की पूरी पिक्चर में। आप चाहे एक नंबर के लंपट निखट्टू निकम्मे आशिक क्यों ना रह चुके हो अपने प्राइम में, अपने पीक पे, लेकिन आपने ऐसी आशिकी तो कभी नहीं करी होगी। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइज, हर्षवर्धन राणे डज नॉट डिजर्व अ फिल्म लाइक दिस। दिस फिल्म इज नॉट ओनली बैड, इट्स अनबेरेबल। और अभी तुम्हारे को इसकी प्रमोशन होती दिखेंगी इंस्टाग्राम पे, सैयारा की तरह की कपड़े फाड़ रहे हैं लड़के, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। भाई मुझे पता है मैंने ये फिल्म कैसे बर्दाश्त करी है। मैं लिटरली ये भी नहीं कह सकता कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है इस फिल्म के अंदर, ये पिक्चर ही नहीं बननी चाहिए थी भाई। हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग कैपेबिलिटी देखनी है ना तो तैश देखो और दंगे देखो, और फिर वहां पे कंपेयर करना कि डायरेक्टर ने कैसे उनको वहां पे ट्रीट किया था उन दोनों फिल्मों में, और कैसे मिलन मिलाप जावेरी ने मेरे भाई की सिंघाड़े की रेडी बेच मारी इसमें। ये मिलन मिलाप जावेरी ने पहले भी हमारे
दिलों की धड़कनें रोकने की कोशिश करिए सत्यमेव जयते 2 के साथ। तो भैया बात मानो, बैठ जाओ घर पे, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, अमावस की रात मत बना लेना ये पिक्चर को देखने के लिए। ओटीटी रिलीज का वेट कर लो, जाओ जाके थामा जरूर देख लेना अगर तुम्हारे को देखनी ही है तो। मेरे लिए तो भैया इट इज अ वेरी लॉन्ग डे, 16 घंटे का हो गया। अब मेरे को खुद ही चेक करनी पड़ेगी अपनी। और ये बेचारी मेरी बेटी की डॉली भी अपना दम तोड़ रही है, ये भी वहीं बैठी थी साइड में जब एक दीवाने की दीवानियां चल रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो ऐसे गिर गई थी ये पीछे। तब तक के लिए इसको भी रेस्ट चाहिए, मेरे को भी। हम मिलेंगे सैटरडे को अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।